आने वाला हूँ। यह वीडियो 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का अध्याय 3 है, यानी कि तीसरा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। मैं एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समझाने वाला हूँ। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यह पूरा चैप्टर जो है वह एनसीईआरटी पर आधारित है, अर्थात आप किसी भी बोर्ड से हैं और अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है तो यह पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। आइए अब इस अध्याय को समझते हैं बेहतर तरीके से। जैसा कि इस अध्याय का नाम है मुद्रा और साख, तो इसमें दो शब्द आते हैं, पहला मुद्रा और दूसरा जो होता है साख। साख को आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार का बैंक है। आप किसी भी बैंक में पैसे जमा करने या निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे एक शब्द पूछा जाता है या आप उस को फिल करते हैं, भरते हैं, पूछा जाता है कौन सा ब्रांच है। ब्रांच का हिंदी शाख ही होता है, यानी कि आप बैंक में सीधे पैसा जमा नहीं करते और ना ही निकालते हैं, बल्कि आप ब्रांच मुख्य बैंक के किसी शाख में जमा करते हैं या निकालते हैं, यानी कि मुख्य बैंक कहीं और रहता है और आप उसके ही किसी ब्रांच से पैसे की निकासी या जमा करते हैं। तो ये आधुनिक मुद्रा का रूप है जिसका प्रयोग करके भारत में हम विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर आप किसी वस्तु को बेचते हैं उसके बदले में आपको मुद्रा मिलता है। आप कहीं काम करते हैं तो उस काम के बदले में आपको मुद्रा मिलता है और उस मुद्रा से आप आवश्यकताओं की ढेर सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं और अपने जीवन को आसान बनाते हैं। मुद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही अति आवश्यक है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पास अगर आवश्यकता से अधिक मुद्रा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक पैसे हो जाते हैं, तो वो इस पैसे को बैंक में जमा करते हैं और बैंक उस पैसे को अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करता है। हम आगे आपको बताएंगे बैंक के क्या कार्य है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन दोनों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं मुद्रा और साख। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, याद रखिएगा, परंतु आज से अगर कुछ समय पहले जाइएगा तो उस समय दुनिया में मुद्रा नहीं थी, पैसे नहीं थे। तो उस जमाने में, जिस जमाने में पैसे नहीं थे, मुद्रा नहीं थी, तो क्या होता था? तो उस समय क्या वस्तुएं एक दूसरे से अदला बदली नहीं होती थी। उसको हम लोग बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। अब प्रश्न आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है मुद्रा का उपयोग किए बिना, यानी कि बिना पैसा का प्रयोग किए वस्तु का विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति से किसी दूसरे वस्तु से जब अदला बदली कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार के मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में दो बातें सामने आती है। पहला वाक्य, एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखती है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। अर्थात अगर मेरे पास टमाटर है और मैं उस टमाटर के बदले में कोई खाने वाला पदार्थ, दूसरा पदार्थ खरीदना चाहता हूं, तो जिस व्यक्ति के पास वह खाने वाला पदार्थ है वह व्यक्ति भी बेचने की इच्छा रखता हो, मुझे देने की इच्छा रखता हो और उसके अंदर ये टमाटर लेने की भी इच्छा हो, तो ही बदला बदली हो सकती है। तब ही वस्तु विनिमय प्रणाली संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। और जब यह संभव नहीं होता है तो हम उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है और यह किस स्थिति में उत्पन्न होता है, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर तीन व्यक्ति पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति ऐसा है जो जूते बनाता है, दूसरा व्यक्ति किसान है जिनके पास गेहूं है, और तीसरा कुम्हार जिनके पास मिट्टी के बर्तन है। अब ये जो जूते बनाने वाले हैं, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मुझे गेहूं चाहिए, और गेहूं जो बेच रहा है उसे जूते चाहिए ही नहीं। इनको जूते नहीं चाहिए, इन्हें क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ पर कपड़ा बेचने वाला कोई भी नहीं है। अब ये जो कुम्हार है जो बर्तन बना रहा है, इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए गेहूं। और अब गेहूं लेने के लिए किसके पास जाएगा? किसान के पास। लेकिन क्या इसे
बर्तन चाहिए मिट्टी का? नहीं, इसे मिट्टी के भी बर्तन नहीं चाहिए। तो ना ही इस जूते वाले के पास से यह बदला बदली कर सकता है और ना ही इस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास से बदला बदली कर सकता है। अब स्थिति चेंज, अब स्थिति बदल चुका है। अब उस स्थिति पर चर्चा करते हैं कि ये जो मिट्टी का बर्तन बना रहा है इसे जूते चाहिए, तो ये जूते वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे जूते दे दीजिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जूते बनाने वाला बोला नहीं, मुझे तो मैं जूता तभी दूंगा जब आप मुझे गेहूं दीजिएगा। तो मिट्टी का बर्तन तो ये लेगा ही नहीं। और गेहूं किसके पास है? गेहूं इस किसान के पास है और किसान को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। यानी कि वस्तु होते हुए भी अदला बदली नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इच्छाएं जाहिर नहीं हो पा रही है। और इस स्थिति में क्या उत्पन्न हो रहा है? आवश्यकता का दोहरा संयोग। आप इसे आप लिखिएगा किस प्रकार से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ देगा आवश्यकता का दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो आपको ये उदाहरण लिखना होगा। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एक जूता निर्माता बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता है, तो उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदना और बेचने पर सहमति रखते हो और इसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो यह था आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। परंतु अगर यहाँ पर मुद्रा आ जाता है तो इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है और इसीलिए हम कहते हैं मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अब आइए, मुद्रा क्या करता है? मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मध्यवर्ती भूमिका क्या होती है? आइए इसको समझते हैं। अब मान के चलिए कि जूता निर्माता के लिए अब यह जरूरी नहीं रह जाता है कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ में गेहूं भी बेचे। अब उसको ये चीज करना ही नहीं है। अब उसको क्या करना है? अब उसे केवल जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। यानी कि जूता बेच दिए, जूते के बदले में उसे मुद्रा मिल गया, पैसा मिल गया। अब उस मुद्रे से बाजार में गेहूं खरीदे या फिर वह अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं खरीदे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से मुद्रा क्या करता है? आवश्यकता के दोहरे संयोग को खत्म करके बीच में जो समस्या था, जूते वाले को ऐसे व्यक्ति खोज ढूंढने की जरूरत थी जो उसका गेहूं भी ले और जूता भी बदले। तो ये जो मध्यवर्ती समस्या था, मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके ये जो दोहरा संयोग था इसे खत्म कर देता है और मुद्रा सीधे समस्या का हल कर देता है। इसलिए आज आधुनिक युग में मुद्रा हमारे लिए अति आवश्यक हो चुका है। तो हमने समझ लिया मुद्रा क्यों आवश्यक है। अभी हमने मुद्रा के विषय में विशेष जानकारी नहीं लिया। अब आइए हम लोग मुद्रा के विषय में पढ़ते हैं। अब अगर हम आपसे पूछे कि मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, तो आप वर्तमान में जो पैसे देख रहे हैं वही मुद्रा का आधुनिक रूप है और ये हमारे भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है। अगर इसका उत्तर है तो मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी, करेंसी कहते हैं इसे, करेंसी कहते हैं। और करेंसी में क्या होता है? कागज के नोट होते हैं और सिक्के हैं। याद रखिएगा, करेंसी में कागज के नोट और सिक्के हैं। परंतु आज से लगभग 1000 वर्ष पहले कागज के नोट नहीं चलते थे, केवल बहुमूल्य सिक्के, बहुमूल्य जिसकी कीमत जैसे सोने, चांदी, हीरे, इन सब की मुद्राएं कह सकते हैं, इन सब की सिक्के चलते थे क्योंकि उसकी कीमत जो था उस वस्तु के बराबर होता था, इसलिए बहुमूल्य सिक्कों का प्रचलन था। परंतु उसे बंद कर दिया गया और कागज के नोट और करेंसी लाया गया। चूंकि जो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी होता है, इसलिए सभी कागज के नोट का मान्य होता है। अगर हम करेंसी के विषय में पढ़ रहे हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ कानून या कुछ शब्द के विषय में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारतीय कानून के अनुसार
किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा को नहीं छाप सकता है, केवल भारतीय सरकार ही छापेगी, ही मुद्रा जारी करेगा। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए के इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिससे भारत में सौदे की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा के लेन देन को मना नहीं कर सकता है। अगर भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और इसीलिए रुपए की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। ये था भारतीय कानून के अनुसार। और भी चीज है, और इन सभी कानूनों के चलते जो रुपए है वह व्यापक रूप से विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर विनिमय के माध्यम में रुपए को स्वीकार किया जाता है, कोई भी इसे मना नहीं करता है, और ये हमारे जीवन को आसान बना देता है। तो ये था मुद्रा के विषय में। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक मुद्रा हो जाता है, अर्थात आपको 100 रुपये मुद्रे की जरूरत है दिन भर में, और आप काम करने के बाद आपके पास 500 रुपए प्रतिदिन आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो 400 रुपए अतिरिक्त मुद्रा है, आप इसे क्या कीजिएगा, आप इसे बैंकों में जमा कर सकते हैं, और इसे हम बैंकों में निक्षेप कहते हैं। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है, कुछ ही मुद्रा की जरूरत होती है, और इसीलिए जो अतिरिक्त मुद्रा होता है उसे कहाँ पर जमा कर देते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। जो अतिरिक्त नगद है उसे बैंकों में जमा कर देते हैं, और इसके लिए वहां पर बैंक में आपको एक खाता खुलवाने की जरूरत होती है, और खाता खुलवा कर आप बैंक में पैसे जमा करवा सकते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो वो मना नहीं करेगा, बैंक आपके पैसे को जरूर लेगा, स्वीकार कर लेगा, और पैसे लेगा ही नहीं बल्कि आपको पैसे में सूद भी देगा, सूद, ब्याज जिसे कहते हैं। और इस तरह लोगों का जो धन है, यानी कि जो पैसा है, वो बैंकों के पास सुरक्षित भी रहता है, और इसके बदले में सूद भी मिल जाता है। तो यह था बैंकों में निक्षेप। बैंक से जुड़ी हुई एक और बात हम लोग पढ़ते हैं। बैंक में जो जमा मुद्रा होता है उसे हम लोग मांग जमा कहते हैं, मांग जमा, महत्वपूर्ण टॉपिक। अब प्रश्न आता है कि बैंकों में जमा को मांग जमा क्यों कहते हैं। देखिए, लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक में रखे धन को निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है, यानी कि बैंक में जो भी जमा राशि है आप उसे कभी भी किसी भी समय निकाल सकते हैं, क्योंकि वह आपकी मुद्रा है, आपने जो जमा करके रखा है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए आपको एक मांग पत्र भरना पड़ेगा कि मुझे इतने रकम की जरूरत है, या मुझे सभी पैसे की जरूरत है, मुझे सभी पैसे चाहिए। आपको एक, कह सकते हैं, पर्चे में भी भर के देना होगा, जिसे मांग के जरिए कहते हैं। तो मांग के जरिए निकाला जा सकता है, और इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। तो यह था बैंक के विषय में। बैंक में जमा राशि और बैंक जमा क्या होता है, या मांग जमा क्या होता है, निक्षेप क्या होता है, मैंने इन सभी शब्दों को आपको बताया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक चेक। चेक क्या होता है। चेक बैंक ही जारी करता है, और बैंक इस चेक को अपने बैंक में जमा किए गए जो कस्टमर होता है, जिसे कह सकते हैं ग्राहक को जारी करता है। प्रश्न है चेक क्या है। आप इस प्रश्न का उत्तर एग्जाम में सेम एज भी लिख सकते हैं। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से, किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। अर्थात एक बैंक, मान के चलिए एक खाता है जो रमेश का खाता है, रमेश मान के चलते हैं, और वह चेक देता है। किसको देता है, प्रेम को। तो वो खाते में किसका नाम लिखेगा, माफ कीजिए, चेक पर किसका नाम लिखेगा, प्रेम का नाम लिखेगा। रमेश अपना नाम नहीं लिखेगा, रमेश का वो अपना सिग्नेचर करेगा। तो इस प्रकार से चेक कुछ इस प्रकार से दिखता है। आधुनिक चेक में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन चेक कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसमें दिए जाने वाले व्यक्ति का नाम होता है, रकम कितना होता है वह भी लिखा जाता है, और बैंक में सारी जानकारी पहले से ही मौजूद, माफ कीजिए, चेक में ये सारी जानकारी पहले से ही भरी हुई रहती है, पहले से ही मौजूद रहती है। तो ये था चेक के विषय में जानकारी।
जो बैंक ही जारी करता है, और चेक एक प्रकार के मुद्रा का रूप है जिसका प्रयोग हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। अब आइए बैंक के ऋण संबंधी गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। बैंक क्या करता है? ऋण देता है। ऋण का मतलब होता है लोन, याद रखिएगा। तो ऋण देता है। बैंक क्या करता है? जो भी हम पैसे जमा करते हैं, दिन भर में जो भी पैसे जमा करते हैं या महीने भर में जो भी पैसे जमा करते हैं, एक बहुत बहुत सारे पैसे बैंकों में जमा हो जाता है। परंतु बैंक सभी पैसे अपने पास नहीं रखता, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता है। अर्थात अगर बैंक के पास 5 लाख रुपए है, तो बैंक क्या करता है? केवल 1 लाख रुपए अपने पास रखता है, और बाकी जो 4 लाख रुपए अलग से है, उसे क्या करता है? ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। यानी बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है, और एक छोटा भाग अपने पास रखता है। तो यह था बैंक के ऋण संबंधी गतिविधियां। अब प्रश्न आता है कि बैंक छोटा हिस्सा क्यों रखता है? इसका उत्तर यह है कि आप दिन भर में ज्यादातर व्यक्ति पैसे जमा ही करते हैं, कम ही व्यक्ति निकालते हैं। इस प्रकार से उन पैसों से बैंकों का काम चल जाता है। और ये जो पैसा जो है, अतिरिक्त पैसा, वो क्या करता है? जो अतिरिक्त पैसा है उसे ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। इस तरह बैंक में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जमाकर्ता, जो बैंकों में पैसे को जमा करता है और उसके बदले में बैंक क्या करता है? उन्हें ब्याज देता है। और दूसरा जो है कर्जदार, यानी कि जो ऋण लेता है, यानी कि लोन लेता है। उसके लोन लेने के बदले में जब बैंक में वो पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में उन्हें ब्याज देना पड़ता है। और बैंक क्या करता है? ब्याज की दर कम देता है, यानी कि अर्थात जो जमा करता है उसे अगर अपने रुपए में ब्याज 1 रुपया मिलता है, तो जो ऋण लेते हैं उनसे बैंक क्या करता है? 2 रुपये ब्याज लेता है। इस प्रकार से बैंक ब्याज अधिक लेता है, जबकि जो सूद है वह कम देता है। और इस आधार पर बैंकों के पास कुछ पैसे, अर्थात अगर 1 रुपया ब्याज देता है आपको और 2 रुपये लेता है, तो इसके बीच का अंतर 1 है। तो यही जो अंतर है, कर्जदाता और जमाकर्ता के बीच में जो अंतर है, जो ब्याज का अंतर है, ये आय का प्रमुख स्रोत है। यानी कि इन्हीं पैसों से बैंकों का कार्य चलता है। तो यह था बैंकों की गतिविधियां ऋण संबंधित, जिनसे बैंक अपना कार्य करता है। लेकिन बैंक जो है, ऋण की बहुत सारी स्थिति होती है। देखिए, साख की विभिन्न स्थितियों पर चर्चा करते हैं। हम लोग 2 स्थिति पर चर्चा करेंगे। यानी कि हम लोग समझेंगे कि ऋण की क्या भूमिका होती है, ऋण कैसे उपयोगी होता है या नहीं होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ऋण, जब कोई साख से ऋण लेता है तो उसकी 2 स्थिति उत्पन्न होती है। कभी कभी ऋण क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सकारात्मक भूमिका निभाता है। लेकिन कभी कभी ऋण यानी कि लोन क्या करता है? कर्जदार को बहुत ही कष्टदायक स्थिति में धकेल देता है, जहां से बाहर निकलना काफी कठिन हो जाता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आइए पहली स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली स्थिति की एक कहानी पर चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है सलीम। सलीम क्या करता है? जूता बनाने का कार्य करता है, और अभी त्योहार का मौसम आ गया है। त्योहार के मौसम में जूते की बहुत ज्यादा मांग आ चुकी है, और इसीलिए एक व्यापारी क्या करता है? सलीम को जूता बनाने का ऑर्डर देता है। और कितने जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर देता है? 3000 जोड़ी जूते बनाने की ऑर्डर देता है। इतने सारे जूते बनाने के लिए उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे सिलाई मशीन की जरूरत होती है, चिपकाने के लिए जो भी गम वगैरह प्रयोग किया जाएगा उसकी जरूरत होती है, अतिरिक्त मजदूर, बहुत सारे जूते हैं तो मजदूर की भी अधिक जरूरत पड़ेगी, और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, इनको एक साथ खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत होगी। और इसीलिए सलीम क्या करता है? ऋण लेता है, यानी कि लोन लेता है। वह भी 2 स्रोतों से लोन लेता है, 2 जगह से ऋण लेता है। पहला, चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान का वादा करता है। यानी कि पहले आप हमें चमड़ा दीजिए और इसका भुगतान मैं बाद में करूंगा। और दूसरा क्या करता है? वह बड़े व्यापारी, जो व्यापारी उनको जूता बनाने का ऑर्डर देता है ना, उनसे बोलता है कि मुझे 1000 जूतों का जो है ना, पहले भुगतान चाहिए। अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है, तथा महीने खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर करने का वादा करता है। तो इस प्रकार से वो 2 जगह से
ऋण लेता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ होता है और वह उधार लिए गए धन को अदायगी भी कर देता है। इस प्रकार से सलीम उधार भी ले लेता है और उसकी अदायगी भी कर देता है। तो इससे हमें क्या समझ में मिलता है? इससे हमें समझ में मिलता है कि ऋण जो है उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऋण आपको जो कार्यशील खर्चा है, जैसे कि उनको जूते बनाने के लिए पैसे चाहिए लेकिन था नहीं, तो वो कार्यशील खर्चा जो था उसे पूरा कर दिया और उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद भी किया। अब जब वो पूरा कर चुका है तो उसकी आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार से ऋण क्या करता है? आय बढ़ाने में भी सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। व्यक्ति पहले से बेहतर जीवन जीने लगता है। अब आइए हम लोग दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। दूसरा स्थिति क्या है? पहली स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं, अब दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक महिला है जिनका नाम स्वप्ना है, स्वप्ना कह सकते हैं। एक छोटी किसान है जिनके पास 3 एकड़ की जमीन है और वह अपनी जमीन पर मूंगफली उगाती है। मूंगफली उम्मीद पर फसल तैयार होने पर कर्ज की अदायगी करेगी। वह इसी उम्मीद पर है कि जब मूंगफली तैयार हो जाएगा तो वह अपने ऋण की अदायगी कर देगा और इसके लिए वह साहूकार से ऋण लेती है। साहूकार से ऋण लेती है। साहूकार एक ऐसा व्यक्ति है जो ऋण प्रदान करता है। जो अमीर व्यक्ति होता है जो गरीबों को ऋण देता है और उसके बदले में वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। इसके विषय में हम आगे बताएंगे। फसल उगाने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है और उसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है और उसमें समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव भी करना जरूरी होता है, जो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। लेकिन इनसे कोई किसी भी तरह का खास फर्क नहीं पड़ता है स्वप्ना के फसल पर, और साल के अंदर जो कर्ज का रकम है वो नहीं लौटा पाती, क्योंकि खेती जो है वह बर्बाद हो जाती है और इसके लिए वो अगले साल स्वप्ना की खेती को दोबारा उधार लेना पड़ता है। यानी कि स्वप्ना जो आता है फिर से उधार लेता है और वह क्या सोचती है कि फिर से फसल तैयार होगा, फिर से मैं कर्ज को लौटा दूंगा। लेकिन इस बार फिर से वापस जो है फसल बर्बाद हो जाती है और अब उसके पास कर्ज लौटाने के लिए पैसे भी नहीं रहते हैं। इस प्रकार की जो सपना है वह 2 बार कर्ज लेती है लेकिन दोनों बार ही लौटाने में असफल रहती है और इस प्रकार से स्वप्ना किसी कर्ज जाल में फंस जाती है। कर्ज लेती है, नहीं लौटा पाती है, फिर से कर्ज लेती है, फिर से नहीं लौटा पाती है और इस स्थिति में स्वप्ना क्या होती है? कर्ज जाल में फंस जाती है। ऐसे में इसकी जमीन की बिक्री हो सकती है, साहूकार इसके जमीन को हड़प सकता है और इसकी स्थिति पहले से खराब हो सकती है। तो यह दूसरे टॉपिक से हमारे सामने जो बात निकल कर आती है वह यह है कि ऋण जो है कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। वो बाहर ही नहीं निकल सकता है। ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है, अपने जाल में फंसा देता है। उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हो जाती है, बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। तो यह था ऋण के विषय में दो स्थिति, इन दोनों स्थितियों पे हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं इन दोनों स्थिति के विषय में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इन दोनों स्थिति को पढ़ने के बाद हमारे सामने जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं हमें नहीं पता है। यह जो है परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अर्थात अगर स्वप्ना की खेती अच्छी होती है, मूंगफली की खेती अच्छी होती है और अगर कह सकते हैं कि बारिश अच्छा होता है, उनके फसलों में कीड़ा नहीं लगता, तो वो बहुत ही बेहतर जीवन जीती। और अगर खराब हो गया तो वो कह सकते हैं उनकी जिंदगी खराब होगी। उसी प्रकार से जो सलीम की कहानी पढ़े थे, जूता निर्माता, हो सकता था अगर उसका मजदूर जूते को खराब कर देता तो जो व्यापारी है उसके जूते को ऑर्डर नहीं लेता या फिर उसे बोलता है कि आपने जूते खराब बनाया और उससे नहीं लेता। तो यहाँ पर हम लोग के सामने जो टॉपिक निकल के आता है ये परिस्थिति की खतरों और संभावनाओं पर निर्भर करता है, ना कि ऋण लेने पर आपकी जिंदगी बेहतर होगी। ऐसा नहीं है कि ऋण लीजिएगा और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो हमने ऋण की दो स्थितियों पर चर्चा कर लिया। अब आइए ऋण की शर्तों को अध्ययन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ऋण की शर्तों की परिभाषा क्या होती है। तो ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को
तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहते हैं। यानी ये सारी चीजें ऋण की शर्तें कहलाता है। अब आइए मान के चलिए कि आप, माफ कीजिए आगे आ गए, एक मकान खरीदना चाहते हैं और उसके लिए ऋण लेना है। तो आपको मकान खरीदने में जितने रकम की जरूरत पड़ेगी आप इसमें रकम लिखिएगा। जैसे कि अगर आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है तो आप इसमें 2 लाख फिल कीजिए, और उसके बाद आप ऋण की अवधि कितने समय में इसे वापस कीजिएगा। अगर आप बोलिएगा मैं इसे 5 साल में वापस कीजिएगा करूंगा, तो यहाँ पर आपको 5 साल लिखना होगा। अगर आप बोलिएगा 2 साल में, तो आपको यहाँ पर 2 साल लिखना होगा। उसके बाद इस आपको ऋण क्यों देगा, इसके लिए आपको कुछ आवश्यक कागजात देना पड़ेगा। जैसे आप जमीन के कागजात या फिर और कोई कागजात दे सकते हैं। ब्याज की दर क्या होगी, अगर 2% होगा तो यहाँ पर 2% लिखा जाएगा। अदायगी का स्वरूप कैसा होगा, किस प्रकार से ब्याज दीजिएगा आप, महीने में, सप्ताह में, साल में, किस प्रकार से दीजिएगा। समर्थक ऋणदार, अगर आप कह सकते हैं ऋण को वापस नहीं करते हैं तो कौन इसे वापस करेगा माफ कीजिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सारी चीजें आवश्यक ऋण शर्तें हैं, हम आपको बताने के लिए इस उदाहरण पर चर्चा किए थे। तो ये ऋण की आवश्यक शर्तें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समर्थक ऋणधार क्या होता है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। हम इसको चर्चा कर देते हैं। समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, चाहे वह जमीन हो सकता है या फिर आपके पास मौजूद कोई वस्तु। जब तक कि ऋणधार का भुगतान नहीं हो जाता है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी इत्यादि, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणदार बेचने का अधिकार है। यानी कि जो भी समर्थक ऋणदार है वह उसे बेच सकता है अगर आप उसे पैसे वापस नहीं करते हैं। तो यह था समर्थक ऋणदार रहा है लोगों में। आइए अब हम लोग भारत पर चर्चा करते हैं और समझते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में शाख। भारत में औपचारिक क्षेत्र की जो शाख है उसे समझने के लिए हमें ऋण के प्रकार को समझना होगा कि ऋण कितने प्रकार का होता है और उन ऋणों को किन किन वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए भारत में विभिन्न प्रकार के जगहों से लोग ऋण लेते हैं और इस प्रकार से हम भारत में लिए गए विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो वर्ग होगा वह औपचारिक क्षेत्र से होगा और दूसरा जो वर्ग होगा वह अनौपचारिक क्षेत्र से होगा। इस दोनों में अंतर के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। उससे पहले इस चार्ट पर नजर डालिए। भारत में अगर बात करें साहूकार से लिए गए ऋण की संख्या 33% है, जबकि बैंकों से लिया गया ऋण 25% है और व्यवसायिक बैंक से लिया गया 25% है। बाकी लोग रिश्तेदार, मित्र या फिर जमींदार से ऋण लेते हैं या फिर सरकारी क्षेत्र से ऋण लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रकों से लोग ऋण लेते हैं और इस प्रकार से हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो क्षेत्र आएगा वह औपचारिक क्षेत्र में आएगा और दूसरा जो क्षेत्र आएगा वह अनौपचारिक क्षेत्र में आएगा। आइए इसे हम लोग अंतर के माध्यम से समझते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है औपचारिक क्षेत्रक और दूसरी ओर लिखा है अनौपचारिक क्षेत्रक। आसान शब्दों में बिल्कुल समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति बैंकों या सहकारी समितियों से ऋण लेता है या कर्ज लेता है तो वह किस में आएगा, औपचारिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि से ऋण लेता है तो वह इन सभी क्षेत्रों से लिया गया कर्ज जो है वह अनौपचारिक क्षेत्र में आएगा या अनौपचारिक क्षेत्र में आएगा। अगर आप औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं तो इस पर निगरानी रखने वाला, इसकी कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आप अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं तो इसमें ऋणदाताओं की गतिविधि की देखरेख करने वाला कोई संस्था नहीं, कोई भी ऋणदाता को नहीं देखता है कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें ब्याज की दरें कम वसूला जाता है और औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता अधिक ब्याज वसूल करते हैं। सिंपल सा है, औपचारिक क्षेत्र में कम ब्याज लिया जाता है जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक ब्याज वसूल किया जाता है। इसमें ऋण की दरें जो है निश्चित होती है। ऋण में जो दर है 2%, 3%, 5% जो भी दर है वह निश्चित होता है। जबकि इसमें अगर आप दर लीजिएगा तो इसमें दरें निश्चित नहीं होती बल्कि ऐच्छिक दर होता है। जो आपको ऋणदाता की जो मर्जी होगी, कर्जदार को जो मर्जी होगा कर्ज देने का, वो अपनी मर्जी से देगा ऋण की दरें। तो ये था औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक में अंतर। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, आप सेम है जिस तरह से परीक्षाओं में लिखने के लिए। आइए अब दोनों शाखाओं पर जरा गौर करते हैं और देखते हैं कि
अभी जो शहरी परिवार द्वारा लिए गए कुल ऋणों में कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था। शहर पर नजर डालते हैं। शहरी क्षेत्र में अगर बात करें, अगर गरीब परिवार पर नजर डालें, तो गरीब परिवार अभी भी 85% जो है ना वह अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेता है, जबकि 15% किससे लेता है, औपचारिक स्रोतों से। यानी कि सिंपल सा है, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक लेता है, जबकि औपचारिक स्रोतों से क्या लेता है, कम लेता है। ये हानिकारक है। अगर अनौपचारिक स्रोतों से ज्यादा ऋण लेगा तो उसके लिए कम लाभदायक होगा। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा अधिक, गरीब से थोड़ा अधिक यानी कम संपत्ति वाले परिवार पर डालें तो उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर है। वह अनौपचारिक स्रोतों से 53% लेता है, जबकि औपचारिक स्रोतों से 47%। यही अगर अमीर परिवार की बात करें तो अमीर परिवार क्या करता है, वह ज्यादातर किससे लेता है, औपचारिक स्रोतों से, यानी बैंकों से लेता है या फिर कोई और स्रोतों से लेता है, औपचारिक स्रोतों से लेता है ज्यादातर। अब इससे क्या फायदा होने वाला, अगर औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, इस पर नजर डालते हैं। और किस प्रकार से अनौपचारिक स्रोतों से जो ऋण की जो भूमिका है उसे खत्म करके औपचारिक स्रोतों से में बढ़ाना है। देखिए, पहला चीज हमें करना चाहिए, औपचारिक स्रोत जो है अभी भी ग्रामीण परिवार के कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है। यानी कि अगर नजर डाले तो अभी भी अगर ग्रामीण परिवार पर नजर डाले तो वो 50% औपचारिक स्रोतों से ऋण लेता है, जबकि 50% अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेता है और वहां से ही बाकी जरूरतों को पूरा करती है। अब अगर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेता है तो इसमें उधार जो होता है ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है। अगर ब्याज की दरें अधिक होगी तो आय जो है बढ़ेगा नहीं, आय बढ़ने का काम जो है वह कम होगा, यानी कि लोगों का आय नहीं बढ़ेगा, और आय नहीं बढ़ेगा तो जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए सरकार को या हमें बैंकों और सहकारी समितियों को गतिविधियों पर विशेष करके ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है। यानी बैंक और सहकारी समिति जो ग्रामीण इलाकों में वो कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि क्या हो, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों से निर्भरता हटे। अगर लोगों की निर्भरता अनौपचारिक स्रोतों से घटता चला जाएगा तो लोगों की माफ कीजिएगा, आय जो है वह बढ़ता चला जाएगा, और आय बढ़ता चला जाएगा तो देश में गरीबी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये पहला उपाय है। आइए दूसरे उपाय पर हम लोग गौर करते हैं। दूसरा उपाय जो है, हमें क्या करना चाहिए, औपचारिक स्रोतों के ऋण का विस्तार तो होना चाहिए ही, हमें यह भी जरूरी है कि ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे परिवार है जिनको जो है ना बैंक ऋण नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता, यहाँ पर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने से मना करता है। इसका कारण ये है कि बैंक से अगर आप ऋण लेते हैं तो आपको ऋण की शर्तें पूरा करना पड़ेगा, और ऋण की शर्तों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋण की शर्तें क्या होता है। और अगर कोई ऋण की शर्तें जैसे कि आवश्यक कागजात, ब्याज दरें, ये सारी चीजें पूरा नहीं कर पाती हैं तो ऋण की शर्तें क्या होता है, पूरी नहीं होती, जिसके चलते बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण नहीं देता है। ऋण की शर्तों में जो जो है आप वो सारी चीजें लिख दी सकते हैं प्रश्न उत्तर में। इसीलिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है, अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर पाते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कभी कभी उसे कर्ज जाल में फंसा देता है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, इतना समान वितरण हो कि ऋण की शर्तें पूरा नहीं भी हो, कुछ कमी भी हो, तो भी कुछ नियम व शर्तें लागू करके उसे ऋण दे देना चाहिए, ताकि गरीब परिवार सस्ते ऋण प्राप्त कर सके, उसका फायदा उठा सके, और देश से गरीबी कम हो सके, किसानों को फायदा हो सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इन कारणों को करना होगा। तो यह था ऋण का औपचारिक स्रोत और उसको बढ़ावा कैसे दिया जाना चाहिए। औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत क्या होता है, मैंने यह भी आपको बताया। अब जो है, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर इसकी भी पहुंच नहीं है, तो कुछ लोगों ने नया उपाय लगाया और उसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये निर्धनों के लिए है और मुख्य रूप से महिलाओं के लिए। इसमें लोग जमा होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, और क्या बातें होती है और क्या चीज होता है, इससे जुड़े हुए कुछ शब्द हम लोग या कुछ वाक्य पर ध्यान देते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीब को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाए। इनमें से एक है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे
स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। अर्थात अगर एक परिवार 500 रुपये पर मंथ ये पर डे या फिर एक सप्ताह में इनकम करता है तो उसे बचत करना होगा। अगर 500 रुपये कमाता है तो उसे 100 रुपये बचत करना पड़ेगा और उस बचत को 100 रुपया 50 रुपये 25 रुपये कम से कम उसे बचत करना होगा और उस बचत को क्या करेगा, वो जमा करेगा एक स्वयं सहायता समूह में, जिसमें लगभग 20 से 25 आदमी रहेंगे, 15 या 20 सदस्य होंगे और वो सभी जो व्यक्ति होगा एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, यानी कि दूर दराज के इलाके से आएंगे, क्योंकि बचत करना आसान रहेगा और नियमित रूप से वो मिलते रहेंगे, बचत करते रहेंगे। प्रति व्यक्ति अपना बचत चाहे वो 25 रुपया से लेकर 100 रुपया बचत करेंगे। और बचत करने देखिए, अगर एक व्यक्ति के पास 25 रुपया होगा तो वो कम रुपए लगेगा, लेकिन 25 रुपया अगर 20 व्यक्ति के पास है तो रकम थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और इस प्रकार से अगर वह महीने भर या साल भर जमा करता है तो उसके पास बहुत सारे रकम हो जाएगा। और अगर माफ कीजिएगा, अगर ये बचत जो है, ये बचत बहुत ज्यादा हो जाएगा साल भर में, तो ऐसे में अगर किसी सदस्य को, मान के चलिए कि एक समूह में 20 सदस्य है, 20 में से किसी को एकाएक 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि इस 20 सदस्य में से जो बचत पूंजी है उसी में से वो 10,000 रुपये मांग करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और इस प्रकार से चूंकि ये जरूरतों को पूरा करता है और ये कर्ज देता है, इसलिए इसे कर्ज समूह कहते हैं। और इससे लिया हुआ कर्ज जो होता है उसमें ब्याज की दरें कम होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन बैंकों के साथ ऐसा नहीं होता है। बैंक अगर आपको 2 तारीख बोला जाता है तो 2 तारीख आपको पैसे जमा करने ही होते। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह जो है ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। समूह है इन कर्जों पर ब्याज भी लेता है, अगर कर्ज देता है तो उस पर ब्याज लेता है, लेकिन ब्याज की दरें जो होता है साहूकार जितना ब्याज लेता है उसे बहुत ही कम होता है। 1 या 2 वर्ष के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंकों से भी लोन ले सकता है। अगर नियमित रूप से बचत करता है तो वो बैंक से भी ऋण ले सकता है, क्योंकि बैंक में अभी आपको बताया नहीं कि वो मानता नहीं है, आपको समय पर पैसा जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक से लेंगे तो अब उसके पास पैसा रहेगा, अब उसके पास पैसा जमा है, बचत जो किया है 20 सदस्य उसमें पैसा जमा है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते बैंक में देने के लिए तो वो स्वयं सहायता समूह से पैसे लेकर के बैंक को दे सकता है, ये चीज होता है। और ऋण जो है समूह के नाम पर लिया जाता है। इस प्रकार भी होता है कि समूह के नाम पर भी जो बैंक है वो लोन दे देता है और इस प्रकार से रोजगार या स्वरोजगार का अवसर का जो है सृजन करता है। तो ये था बैंकों के विषय में, मुद्रा के विषय में जो मैंने आपको बताया। हमने समझा किस प्रकार से जो बैंक है हमारे लिए उपयोगी होता है और बैंक का उपयोगी होना ही नहीं बल्कि मुद्रा किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है।